नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपने पिछले क्लासों में या पिछले एग्जाम्स में देखा होगा कि प्रस्तावना में से निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो क्लियर कर लीजिएगा कि प्रस्तावना में से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। नया विद्यार्थी हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में जिक्र करना है हमें आज के इस क्लास में। साथियों, प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो कहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये प्रस्तावना होती क्या है। जिस प्रकार से आपने कोई फिल्म देखी होगी तो फिल्म से पहले एक ट्रेलर जरूर देखा होगा, यानी पूरी फिल्म का एक या 2 मिनट के ट्रेलर में ही पूरा सार आ जाता है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान को यदि कोई समझना है तो उससे पहले ट्रेलर के रूप में हम प्रस्तावना को देख सकते हैं। प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचारों को दर्शाया जाता है कि किन उद्देश्यों को लेकर संविधान का निर्माण किया जा रहा है। यदि हमें पूरा संविधान का सार देखना है तो प्रस्तावना में मिलता है। तो साथियों, देखते हैं कि प्रस्तावना का सबसे पहले जिक्र कहां पर मिलता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले भारत में यदि कहीं प्रस्तावना का जिक्र मिलता है तो कहां पर मिलता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। फिर साथियों, आपने पढ़ा होगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम में किसी भी प्रस्तावना का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि कौन से अधिनियम में सर्वप्रथम प्रस्तावना का जिक्र किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसी भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया। फिर उसके बाद साथियों, हमारा देश की संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा की एक बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मकसद यह था कि संविधान सभा के सदस्यों को पंडित नेहरू इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से बता रहे थे कि हम किन किन उद्देश्यों को लेकर भारत के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 8 बिंदु। रखा कब गया ये संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी और 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है। रखा कब जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव में बिंदु कितने थे? 8 बिंदु थे। जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता संपन्न, मौलिक अधिकार, ये इस प्रकार के 8 बिंदु थे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में देखो, रखा कब गया था? 13 दिसंबर को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी को। अब दोस्तों, इसके बीच में, इस समय के बीच में कुल 8 दिन तक संविधान सभा के सदस्यों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या की थी? चर्चा की थी। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल कितने दिन तक संविधान सभा में चर्चा हुई? तो कितने दिन तक हुई? 8 दिन तक ये संविधान सभा में चर्चा हुई थी। अब साथियों देखिए, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भविष्य में संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी 17 अक्टूबर 1948 को इस उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। किस रूप में? इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किस तिथि को किया गया? 17 अक्टूबर 1948 को। तो ये याद रखना है कि प्रस्तावना को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया था? तो साथियों, कब किया था? 17 अक्टूबर 1948 को। अब साथियों, हमारे संविधान में
पहले पेज पे एक प्रस्तावना दी गई है और उस प्रस्तावना को अपन देखेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे। आपकी आईएएस से लेकर राजस्थान सिविल सेवा की कोई भी परीक्षा हो, चाहे आरएस प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू तक इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड हो, सीईटी हो, रीट हो, कोई एग्जाम हो, ऐसा का यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रस्तावना के बारे में, कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है। एक तो आपको सीक्वेंस से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रमबद्ध शब्दों का क्रमानुसार शब्द पूछे जाते हैं। तो पहले याद करनी पड़ेगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो साथियों, ये प्रस्तावना थी और इस प्रस्तावना को आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि क्रम अनुसार शब्द पूछे जाते हैं। अब साथियों, हमारी इस प्रस्तावना को लेकर विद्वानों में मतभेद हुआ और मतभेद होने के बाद ये बातें आई चर्चा में कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है या नहीं है, और है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया सकता। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक विवाद को पढ़ते हैं, बैरूबाड़ी वाद। और ये सुप्रीम कोर्ट में गया था 1960 में। ये एक जगह का नाम था बैरूबाड़ी, जो बाद में 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। जब इस केस की चर्चा सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही थी तो उस समय प्रस्तावना पर भी चर्चा होती है साथियों। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। निर्णय क्या था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या कहा, संशोधन भी नहीं हो सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग भी नहीं है। ये बात याद रखना, कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद साथियों एक 1973 का केशवानंद, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस कहां पर था? सुप्रीम कोर्ट में गया। एक्चुअली में ये केशवानंद कौन थे? एक मंदिर के मठाधीश थे और इनके पास बहुत सारी भूमि थी। तो केरल सरकार ने क्या कर दिया था, भूमि को छीनने के लिए एक कानून बनाया था कि जिसके पास ज्यादा भूमि है उसकी छीनी जाए, कम जिसके पास नाम मात्र की भूमि है उसके पास भूमि दी जाए और समानता पेश की जाए। अब केशवानंद ने यह कहकर कहा कि अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार दे रखा है। तो इसने कहा कि मेरा ये संपत्ति रखने का अधिकार है, अर्थात जब आप मेरी ये भूमि छीन रहे हो तो मेरे संपत्ति के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो इसलिए केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर गए। दोस्तों इस केस में इस केशवानंद के वकील थे, एडवोकेट थे, वो एन.ए. पालकीवाला था। एन.ए. पालकीवाला था। तो इस समय इस केस की सुनवाई हुई और इस केस में 7 और 6 के बहुमत से डिसीजन सुनाया गया। और इस समय 13 लोगों की, 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनी थी, जो आज तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी, 13 न्यायाधीशों को मिलाकर। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे SM सीकरी। कौन थे? SM सीकरी, सर्वमित्र सीकरी साहब। इन्होंने 7-6 के बहुमत से निर्णय सुनाया और ये कहा,
देखिए 1960 के बैरूबाड़ी केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदला, पलटा और क्या कहा इस केशवानंद भारती बनाम केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और निर्णय में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग अर्थात अंग है और इसमें संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। देखिए बैरूबाड़ी वाले केस में तो क्या कहा था कि भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं किया जाता है और इसी में केशवानंद वाले में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है। एक साथियों इस केस के निर्णय के बाद आज तक प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में आज तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। आज तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, संसद के द्वारा संशोधन किया गया। अब साथियों ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो एक बार संशोधन किया गया है। अब ये संशोधन कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। 1976 देखिए प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ है और वो कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। अब तीनों शब्दों का क्रम देखना है साथियों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे उनका क्रम कौन सा है और कौन से शब्द जोड़े गए थे। बहुत बार प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, कौन सा शब्द जोड़ा गया है और क्रम पूछ लिया जाता है। तो क्रम क्या करना है, एक शब्द तो जोड़ा गया समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। एक शब्द कौन सा जोड़ा गया, अखंडता। तो ये 3 शब्द क्रम से जब हम बोलते हैं ना, हम भारत के लोग और लास्ट तक बोलते हैं तो पहला शब्द ये बोला जाता है, फिर बाद में ये और फिर बाद में ये, क्रम से शब्द है। अब याद कैसे करोगे, याद इसको देखिए इंग्लिश मीनिंग तो अलग होती है इसकी, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट सा बता देता हूं। SPA, एस से मतलब समाजवाद, पी से मतलब पंथ निरपेक्षता और ए से मतलब अखंडता। ये 3 शब्दों का क्रम आप याद रखोगे SPA तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना है आज तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, SPA समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही में दोस्तों एक केस आया 1994 में, SR बोम्बई केस, SR बोम्बई केस। ये कब आया, 1994 में। इसमें भी प्रस्तावना पे सही में ये केस किया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बोम्बई, मुख्यमंत्री का नाम था, इनकी सरकार को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया था राष्ट्रपति शासन लगा के, तो ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस समय प्रस्तावना का भी जिक्र आया उसमें, तो प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन, संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। परंतु देखिए साथ में क्या कहा कि प्रस्तावना में जो शब्द मूल ढांचे से संबंधित हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, उन शब्दों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। जैसे देखिए मैं बताऊं आपको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता को मैं
चेंजिंग नहीं किया जा सकता है संशोधन। लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्र में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। मान लो कोई बहुमत की सरकार हो और वो लोकतंत्र की जगह राजतंत्र कर दे, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमने 3 केस पढ़े हैं। एक तो 1960 का क्या, एक तो कौन सा केस पढ़ा है 1960 का बैरूबाड़ी, और एक केस पढ़ा अपन ने 1973 का केशवानंद, और एक पढ़ा है अपन ने 1994 का कौन सा SR बोमई केस, SR बोमई वाद। ये सब के सब किसमें गए थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना में निहित ऐसे शब्द जो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, मौलिक ढांचे से संबंधित है, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आज तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं नए, SPA नाम से आपको याद रखना है, क्रमबद्ध, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो साथियों आज की क्लास में हमने देखा है केस के माध्यम से। अगली क्लास में अपन देखने वाले हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया, नागरिक शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया, स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है, न्याय कितने प्रकार की दे रखी है, समानता कितने प्रकार की दे रखी है, तमाम बातों पर जिक्र करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मैं आपसे लेता हूं विदाई। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। नया विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।